नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूं और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम आने ही वाला है। यदि हम लोग नवंबर का 3rd वीक या 4th वीक लें तो टोटल ओवरऑल मिला करके टोटल 100 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, जिसमें अगस्त का आज 6 तारीख है तो 24 दिन ले सकते हैं, सितंबर का आप ले सकते हैं 30 दिन, अक्टूबर का 31 दिन ले सकते हैं और नवंबर का मैंने 15 दिन लिया है। तो टोटल 100 दिन का स्ट्रेटजी आपको बनाना है। 100 दिन में आपको तैयारी करनी है और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, बिल्कुल ही गंवार नहीं हो और सिलेबस वगैरह की जानकारी आपको है, तब मैं लेकर के चल रहा हूं। यदि इतनी भी जानकारी नहीं है तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, मैं यही कहूंगा, और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस सब्जेक्ट से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको। दूसरा, 600 घंटे जो हमारे पास है, 6 घंटा रोज यदि देख ले, 100 दिन हमारे पास बचे हुए तो 600 घंटे हमारे पास है, तो 600 घंटों को किस प्रकार से डिवाइड करें कि हमारा सारा सब्जेक्ट जो है वो 3 बार कंप्लीट हो जाए, ये मैं स्ट्रेटजी आपको इसमें बताने वाला हूं। और मैं कोई मतलब कॉमन स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, मैं आपको घंटों में विभाजित करके बता दूंगा ताकि आप खुद अपनी स्ट्रेटजी तय कर पाए कि दिन भर में 6 घंटे आपको किस प्रकार से पढ़ना है। दिन में सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, ये सब आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि इतने घंटे में इतना पढ़ सकते हैं आप, और जो मैक्सिमम टाइम होगा वही मैं दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा बहुत सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हमको पास कौन कराएगा। तो पास कराने वाले मात्र 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, पहला है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी आपके 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका बिहार स्पेशल। जी हाँ, बिहार स्पेशल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन बराबर बढ़ते जा रहे हैं, संख्या जो क्वेश्चन की होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अन्य सब्जेक्ट्स में भी जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपका तीसरा हो गया। और चौथा हो गया आपका साइंस। जी हाँ, साइंस से भी आपके 30 से 35 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बायोलॉजी से। तो 4 सब्जेक्ट कौन कौन हो गया आपके? मॉडर्न हिस्ट्री हो गया सबसे पहला, दूसरा आपका करंट अफेयर्स हो गया, तीसरा आपका बिहार स्पेशल हो गया और चौथा आपका बायोलॉजी हो गया। तो ये 4 सब्जेक्ट्स पर बिल्कुल पकड़ बना लेनी है। ये 4 सब्जेक्ट कर लिए तो 90 से 100 नंबर तक आपके इसी 4 सब्जेक्ट से आ जाएंगे। ठीक है, 90 नंबर तो पक्का आ जाएंगे। ओके, तो चलिए इसी के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री में आपको किस सब्जेक्ट में, किस में, एंशिएंट में, मिडिएवल में, मॉडर्न में क्या क्या सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात करें यदि हम लोग एंशिएंट की, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है सिंधु सभ्यता। जी हाँ, उससे पहले का कालखंड आप छोड़ सकते हैं, उससे रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे पहले का कालखंड छोड़ दीजिए। सिंधु सभ्यता आप पढ़ लीजिए, वहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है और अधिकतर जो है उसमें कौन से स्थल है, कहां से क्या प्राप्त हुआ है, किस नदी के किनारे अवस्थित है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मृदभांड वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब स्थल और उनसे प्राप्त जितने भी पुरातात्विक अवशेष है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका वैदिक काल है वहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोनों कालखंड आपको पढ़ना है। वैदिक काल, उसके बाद आते हैं महाजनपद। महाजनपद में चूंकि अंग है, मगध है, ये सब आपका जो वज्जी है, ये सब जो महाजनपद था वह आपका बिहार में अवस्थित था, इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3 महाजनपदों के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा और बाकी सबका केवल राजधानी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो महाजनपद हो गया। उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का संबंध बिहार से डायरेक्ट रूप से है, क्योंकि महावीर स्वामी हो गए या फिर बुद्ध भगवान हो गए, दोनों को आपका देख सकते हैं कि दोनों का जीवन बिहार से बहुत हद तक जुड़ा रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। खास करके संगीतियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, महात्मा बुद्ध और महावीर के पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनकी माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया, सबसे पहले उनको महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, कहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया, कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस पेड़ के नीचे
अलग अलग डिटेल्स पूछे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर यह पढ़ना है, जैन एवं बौद्ध धर्म। उसके बाद आते हैं मौर्य काल और गुप्त काल। मौर्य काल और गुप्त काल दोनों का संबंध जो है आपका बिहार से रहा है, जो कि पाटलिपुत्र राजधानी रही है, तो इसलिए, और राजगीर वगैरह जो है राजधानी रही है। मगध का जो उत्कर्ष देखते हैं हम लोग, हरियंक वंश हो, शिशुनाग वंश हो, या फिर कोई भी वंश हो, नंद वंश हो, सबका राजधानी कहाँ रहा है? बिहार में रहा है। तो इसलिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, ये डिटेल में पढ़ना है आपको निश्चित तौर पर, ठीक है। तो चलिए ये पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका 4-5 वंश है जो जहां से क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, तो वो भी जरूर पढ़ लीजिएगा। क्यों छोड़ना है, छोटा छोटा टॉपिक है। तो पहला है आपका पाल वंश। पाल वंश का डायरेक्ट संबंध जो है आपका बिहार से है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है पाल वंश। मौखरी वंश, मौखरी वंश से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका कर्नाट वंश भी है जो कि कश्मीर का था, वो भी बराबर पूछा जाता है। तो मौखरी कर्नाट वंश जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लीजिएगा, चौहान वंश के बारे में पढ़ लीजिएगा और चोल काल के बारे में पढ़ लीजिएगा। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में। और एंशिएंट हिस्ट्री कहां से पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री में लूसेंट के अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है कि कोई दूसरी किताब पढ़े। या तो लूसेंट पढ़ लीजिए, या फिर आपका डॉक्टर रंजीत सिंह का किताब आता है जीके का, केबीसी नैनो प्रकाशन की तरफ से, तो वो पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, आपका सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके पांडे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पांडे में कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य इत्यादि के बारे में, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यदि या तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए या फिर मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, तो वो भी काफ़ी होगा। एंशिएंट का सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग मेडिएवल में। मेडिएवल में हम देखें तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद फिर आपका मुगल काल, ठीक है। मुगल काल में भी जो आपके ग्रेट मुगल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना है, बाबर से लेकर के और आपका औरंगजेब तक, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक है, आपका अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है, ये तीन के बारे में निश्चित तौर पर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और बाकी सबको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मेडिएवल खत्म हो जाता है। और साथ में सूफी संतों के बारे में पढ़ लीजिएगा कि किस सूफी संप्रदाय से कौन से संत जुड़े हुए थे, और किस मुगल शासक का लगाव रहा है, या फिर दिल्ली सल्तनत से उनका किस प्रकार से लगाव रहा है, ठीक है। ये जरूर पढ़ लीजिएगा। हो गया आपका मेडिएवल खत्म। और मेडिएवल भी जो है आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। लूसेंट के अलावा कहीं और जाने की जरूरत आपको नहीं है। इसके पांडे पढ़ सकते हैं आप। बहुत सारे लोग बोलेंगे सतीश चंद्रा पढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए अभी टाइम नहीं है। लूसेंट पढ़ लीजिए, और उसके बाद मैं बताऊंगा प्रैक्टिस कहाँ से करना है, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, काम खत्म है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, इन सब से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ज़्यादातर अंग्रेजों से पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज ही सबको पराजित करके विजयी हुए थे। और अंग्रेजों का बंगाल के साथ संबंध, मैसूर के साथ संबंध, मराठों के साथ संबंध और सिखों के साथ संबंध, ये जरूर पढ़ लेना है। मराठों में जब आप पढ़िएगा तो शिवाजी तक पढ़िएगा, उसके बाद आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाजीराव द्वितीय के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, बस इतना ही काफी है, ठीक है। इसके अलावा सिखों में देखिएगा तो सारे 10 गुरुओं के बारे में पढ़ लीजिएगा। उन्होंने क्या क्या आविष्कार किया या फिर क्या क्या नई प्रथाएं जोड़ी, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। किसने मृत्यु दंड दिया, औरंगजेब और आपका जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था 2 गुरुओं को, तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। गुरु तेग बहादुर हो गए, गुरु अंगद हो गए, इन सब के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। उनका जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था, ठीक है। तो सिख ये हो गया। तो ये चारों के साथ बंगाल, मराठा, मैसूर और सिख, इसके साथ अंग्रेजों के जो संबंध हुए थे, कर्नाटक युद्ध वगैरह जो हुआ था, ये सब निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये दोनों बिहार में हुआ था, तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो 1857 की क्रांति और उसमें खास करके वीर कुंवर सिंह का योगदान, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी भी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको वीडियो बना करके समझाया है, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस के बारे में पढ़ लेंगे। कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, कांग्रेस की पूर्ववर्ती जो संस्थाएं रही हैं भारत में या फिर विदेश में, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी है आपका, लंदन में स्थापित हुआ था बहुत सारा जो आपका सोसाइटी है, संगठन है, तो उन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं उसमें कौन कौन से अध्यक्ष हुए हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण सेशन रहे हैं जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, विभिन्न आंदोलनों के
बारे में और बहुत सारी मांगे रखी गई हैं, तो इसके बारे में जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका 2 अधिवेशन जो हुआ था वह बिहार में हुआ था, 3 अधिवेशन बिहार में हुआ था, उन तीनों के बारे में डिटेल से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रेस एंड बुक्स, कौन कौन से समाचार पत्र किसने प्रकाशित किए थे और कौन कौन सी किताबें आधुनिक काल में किसने लिखी थी, ठीक है। इससे क्वेश्चन बराबर निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाएं घटी थी उनके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, प्रमुख जो उस व्यक्ति संबंधित थे, प्रमुख जो स्थान संबंधित थे और घटना क्या थी, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका कारण क्या था, इतना जरूर पढ़ना है। और चूंकि 2021 चल रहा है तो 2020 से लेकर 2025 के बीच में जितना घटना हुआ था वो डिटेल से निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। खास करके असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, असहयोग आंदोलन के बारे में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। और ये कहां से पढ़ना है आपको, ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, वो आपको पढ़ना है एस के पांडे या फिर स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। इसके लिए केवल लुसेंट से काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए या फिर एस के पांडे पढ़ लीजिए। और ये पढ़ना बहुत आसान है, आप मोटी किताब देख करके हैरान मत होइएगा। मैंने कल मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट मात्र 4 घंटे में कंप्लीट किया है एस के पांडे से, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, 4 घंटे नहीं, आपको हो सकता है 5 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए। चूंकि मैं पहले पढ़ चुका हूं इसलिए मुझे 4 घंटे लगे, तो आपको हो सकता है 5 घंटे या 6 घंटे लग जाए, लेकिन आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी कारण से मैंने ये टाइम भी आपका बताया है कि किसको पढ़ने में आपका कितना टाइम लग सकता है। एंशिएंट का यदि हम देखें तो 15 घंटे में हम ये पढ़ सकते हैं, जितने टॉपिक मैंने दिए हैं वो 15 घंटे में आप पढ़ सकते हैं एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है। आपको एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पीएचडी नहीं करना है, किसी भी चीज के बारे में रिसर्च नहीं करना है, आपको एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना है। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं केवल वही पढ़िएगा, बाकी नहीं पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 15 घंटे में आप कर सकते हैं और आपका मीडिएवल हिस्ट्री भी आप 15 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा मेरा मानना है और जैसा मैंने करके देखा है, ठीक है। आपको मैं लीवरेज दे रहा हूं, मैं तो 12 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूं, आपको 3 घंटा एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, 25 घंटे में आप सारा मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी देखिए तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो आपका लूसेंट में दिया हुआ है, जितना भी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जितना कुछ दिया हुआ है वो पढ़ लेना है आपको, और वो आसानी से आप 5 घंटे में पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं ये मैंने बताया है वीडियो बना करके भी, लेकिन आपको 5 घंटे नहीं, मैं ज़्यादा समय दूंगा आपको। टोटल मैं 20 आवर्स दूंगा लूसेंट पढ़ने के लिए, एक रीडिंग के लिए, और निश्चित तौर पर आप पढ़ पाएंगे, मोर देन इनफ है ये टाइम आपके लिए, ठीक है। और ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, तो भारत और विश्व दोनों का आपको पढ़ना है, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, मिट्टियों के बारे में, खनिज उद्योग के बारे में, द्वीपों के बारे में, वनों के बारे में। वन में जब मैं बोलता हूं तो वन्य संसाधन भी उसमें आ जाते हैं, वन्य जीव भी आ जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ जाते हैं। जब मैं कृषि की बात करता हूं तो उसमें सिंचाई भी आ जाता है, सिंचाई परियोजनाएं भी आ जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कृषि के बारे में पढ़ लेना, उद्योग के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद भौतिक भूगोल में जब हम चलते हैं तो पृथ्वी के बारे में पढ़ लेना है। पृथ्वी कहने का मतलब है कि आपका जो अक्षांश है, देशांतर है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब के बारे में पढ़ लेना है। समय का जो लाइन होता है वो सब के बारे में आपको पढ़ लेना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाओं की यदि बात करें तो आप उसमें भूकंप पढ़ लीजिए, उसमें ज्वालामुखी है, तूफान है, चक्रवात है, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए, बिजली गिरना है, ये सब जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। और पृथ्वी की बात मैं करता हूँ तो पृथ्वी की संरचना के बारे में भी पढ़ लीजिए, चट्टानों के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यही सब है भौतिक भूगोल में, और कुछ खास नहीं है, सारा आपको लूसेंट में मिल जाएगा। लूसेंट से बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। यदि टाइम मिलता है और आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो महेश बर्णवाल पढ़ लीजिएगा, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लेना है, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, आपके जो क्षुद्र ग्रह हैं इन सब के बारे में पढ़ लेना है। ब्रह्मांड में सूर्य के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में, सौरमंडल के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ज्योग्राफी आपका खत्म होता है। 20 घंटे का टाइम मैंने दिया है और ये मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग पॉलिटी में।
पॉलिटी की यदि बात करें तो इसमें आपको पढ़ लेना है आपका 1947 से पहले जितने भी अंग्रेजों के टाइम के एक्ट पारित हुए 1773 से लेकर के और 1947 तक जितने भी एक्ट पारित हुए स्वतंत्रता अधिनियम तक, वहां तक का टोटल एक्ट आपको पढ़ लेना है। और उसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं या फिर लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, एक ही चैप्टर में सारा दिया हुआ है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। या फिर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी से पढ़ सकते हैं, वहां पर भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं संविधान सभा के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, प्रथम जो आपका मंत्रिपरिषद था उसके बारे में पढ़ लेना है, संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ लेना है, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ उसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद संविधान में आते हैं तो प्रस्तावना पढ़ लीजिए, प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द दिए हुए हैं, एक बार संशोधन हुआ है उसके बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग तो नागरिकता के बारे में पढ़ लीजिए, आप मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लीजिए, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ लीजिए, मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद आते हैं तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के तुरंत बाद राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के तुरंत बाद मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग तो संसद के बारे में पढ़ लेंगे, संसद में जितनी समितियां हैं, किस प्रकार से कार्यवाही होती है, शून्यकाल क्या होता है, बहस किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से कानून पास होता है, ये सब पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का क्या संबंध होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का क्या संबंध होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सब चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं अपने वीडियोज में, तो आप वीडियोज भी देख सकते हैं, आपकी आसानी से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका पंचायती राज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी जरूर पढ़ लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपका 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है, दल बदल कानून, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं तो जितनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो है, जैसे महान्यायवादी हो गया, आपका चुनाव आयोग हो गया, UPSC हो गया, आपका BPSC हो गया बिहार में, तो इन सब के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, योजना आयोग के बारे, योजना आयोग चूंकि अब नहीं है, नीति आयोग उसकी जगह पर आ गया है, फिर भी योजना आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं ये आपका विधानमंडल के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। विधानमंडल में आपका विधानसभा, विधान परिषद, कहाँ पर दो सदनीय विधानमंडल है, कहाँ पर नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी जो है आप 2 किताबों से पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मीकांत तो वैसे सबसे बेस्ट होता है, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। लक्ष्मीकांत पढ़ने से अच्छा है आप मेरा वीडियो देख लीजिए, लक्ष्मीकांत तो हूबहू मैंने बताया है, उसमें से लक्ष्मीकांत का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, परीक्षा वाणी का भी कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। तो मेरे वीडियोज आप देख सकते हैं, या फिर आप लूसेंट पढ़ लीजिए और उसके बाद परीक्षा वाणी से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको 20 आवर्स टाइम दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है साइंस। ठीक है, साइंस में आपके लिए ज़्यादा टाइम दूंगा मैं। और फिजिक्स के लिए यदि हम देखते हैं तो क्या पढ़ना है, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है। भौतिक राशियों का जो आपका वो होता है वो जरूर पूछा जाता है भौतिक राशियों के बारे में, कि मान लिया त्वरण का मात्रक क्या है, आपका विद्युत धारा का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है। तो मात्रकों के बारे में, भौतिक राशि और उनके मात्रकों के बारे में जरूर पूछा जाता है। यूनिट्स एंड डायमेंशन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, लीवर हो गया। लीवर से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी लीवर, सेकेंडरी लीवर, टर्शियरी लीवर, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो गतिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं तो प्रकाश से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अपवर्तन है, परावर्तन है, आपका लेंस है, लेंस से और दर्पण से किस प्रकार से अपवर्तन परावर्तन होता है, किस प्रकार के लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, आपका डिफरेंट जो प्रकाश के साथ प्रकीर्णन वगैरह होता है, जो प्रक्रिया होती है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिज्म वगैरह के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके प्रकाश से पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऊष्मा के बारे में, हीट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका प्रथम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा। एफिशिएंसी वगैरह पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओम्स लॉ हो गया, हीट का लॉ हो गया, I²RT जिसको जो फॉर्मूला होता है आपका, ओम्स का लॉ हो गया, फिर आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चुंबकत्व में आ जाते हैं। तो चुंबकत्व में भी आपका वही मोटर जनरेटर वगैरह आता है, तो सारा मैंने डिटेल में
बता दिया। आपका लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, थंब रूल, जो राइट हैंड थंब रूल होता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फैराडे वगैरह के बारे में, क्या किसने आविष्कार किया, विद्युत बल्ब के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप चुंबकत्व और विद्युत भी पढ़ लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा आपको फिजिक्स में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लूसेंट साइंस उठाइएगा और एक बार में पढ़ डालिएगा, कोई दिक्कत ज़्यादा होने वाली नहीं है। फिजिक्स आपका अच्छा होगा, उम्मीद है। इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आपका एटम से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाणु से और अणु से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रासायनिक जो संरचना होती है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कण नाभिक के अंदर होता है, कौन सा बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है, अल्फा बीटा गामा किरणों पर क्या आवेश होता है, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आते हैं तो तत्व हो गया, मतलब एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया, तत्व यौगिक मिश्रण जिसको कहते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्ल, क्षार और लवण से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा जाता है। विभिन्न रासायनिक सूत्रों के बारे में पूछा जाता है। विभिन्न चीज़ों के व्यापारिक नाम और उनके सूत्रों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन मैंने बता दिया, प्लास्टिक, रबर और कांच, इन तीनों चीज़ों से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें भी पढ़ लीजिएगा केमिस्ट्री में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। टॉपिक्स मैंने सारे आपको बता दिए हैं, वही पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़िएगा, तब भी काम चल जाएगा। इसके बाद आते हैं बायो में। बायोलॉजी में यदि हम लोग आते हैं तो कोशिका आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कोशिका की संरचना और कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, उनके कार्य जो होते हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। डीएनए, आरएनए वगैरह की जो संरचना होती है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं उत्तकों के बारे में। उत्तकों में आपका रक्त हो गया, यह भी एक उत्तक है। तो इन सब के संयोजी उत्तक जो होता है, आपका साधारण उत्तक जो होता है, ये सब के बारे में आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, उत्तकों के बारे में। इसके बाद आते हैं अंग। उत्तकों से मिलकर के अंग बनता है। तो अंग के में आपका दांत हो गया, आँख हो गया, आपका हड्डी वगैरह हो गया। तो इन सब के बारे में जो है आपको डिटेल से पढ़ लेना है। किस कहाँ की हड्डी ज़्यादा बड़ी होती है, कौन सी हड्डी को क्या कहते हैं, किस अंग के हड्डी को क्या कहते हैं, दांत का जो संरचना होता है, जीभ में कहाँ पर स्वाद क्या मिलता है, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये अंग से आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं अंग तंत्रों के बारे में। तो जो आपका सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र हो गया, आपका पाचन तंत्र जो हो गया, मस्तिष्क जो हो गया, तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, तो इन सब से क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और उत्सर्जन तंत्र वगैरह में जो है, जो हार्मोन, फिर आपका प्रजनन तंत्र के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस दौरान जो हार्मोन निकलते हैं या फिर जो एंजाइम्स निकलते हैं, इन सब से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लीवर का काम क्या होता है, बाइल कहाँ से निकलता है, आपका सेलाइवा का क्या काम होता है, प्रोटीन का क्या काम होता है, विटामिन का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। विटामिन का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, साइंटिफिक नेम जिसको कहते हैं। इसके अलावा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन की पूर्ति किस प्रकार से होती है, यह सब जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग तो संघों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस संघ से कौन सा जीव या पादप है वो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्थ्रोपेडा है और बाकी सब जो है आपका जो कौन सा अस्तनजीवी है, कौन सा परजीवी है, कौन सा आपका मृतोपजीवी है, कौन से संघ से कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन सा समुद्र में रहने वाला जीव है, कौन सा आपका अस्तनजीवी है, यह सब जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विभिन्न संघ जो है उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा, आपका बहुत सारे जो संघ होते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हार्मोन्स मैंने बता दिया, जंतु हार्मोन कौन है, पादप हार्मोन कौन है, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एंजाइम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका जंतु में भी यदि देख ले तो मादा हार्मोन कौन है और पुरुष हार्मोन कौन है, नर हार्मोन और मादा हार्मोन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, खास करके प्रजनन से रिलेटेड। इसके बाद कौन सा आपका जो पादप है, कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा फल है, कौन सा सत्य फल है, कौन सा असत्य फल है, कौन सा आभासी फल है, यह सब क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अदरक वगैरह के बारे में, अदरक है, आलू है, गाजर है, ये सब जड़ है, तना है, फल है, ये सब तरह का क्वेश्चन जो होता है वो जरूर देख लीजिएगा। एंजाइम मैंने बता दिया, रोगों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। किस सूक्ष्म जीवी के कारण कौन सा रोग होता है, या फिर किस विटामिन की कमी
से, मतलब या फिर किस आपका पोषक तत्व की कमी से या फिर किस मिनरल की कमी से कौन सा रोग होता है, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और उसकी आपूर्ति किस प्रकार से की जा सकती है। फिर आपका सूक्ष्म जीवों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, आपका जितने भी मच्छर होते हैं उन सब से कौन सा रोग होता है, आपका फंगस से कौन सा रोग होता है, ये सब जरूर पूछा जाता है। तो निश्चित तौर पर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का ये सेक्शन जो है आपका समाप्त हो गया। साइंस के बारे में भी मैंने बता दिया। साइंस में यदि देखें तो फिजिक्स जो है और केमिस्ट्री दोनों मिला करके आप 25 घंटे में कर सकते हैं। और बायोलॉजी यदि हम देखें तो 20 आवर्स टू 25 आवर्स आपका इनफ है, मोर देन इनफ है, आप आसानी से कर सकते हैं। सारा आपको लूसेंट साइंस से पढ़ लेना है या फिर लूसेंट में ही लास्ट में जो आपका दिया हुआ है, दो काम आप कर सकते हैं, या तो लूसेंट साइंस से पढ़ लीजिए और उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बना लीजिए, या फिर आप लूसेंट का जो सब्जेक्टिव है उसके अंत में जो दिया हुआ है वो पढ़ लीजिए और घटना चक्र से आप उसका रिवीजन कर लीजिए। घटना चक्र से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका रिवीजन कर लीजिए और स्पीडी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये दो में से एक काम आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना यदि हम लोग देखें तो 220 घंटे होते हैं। जितने घंटे मैंने इन सब सब्जेक्ट के बारे में बताया उसमें आपके 220 घंटे होते हैं। मैं आपको लिवरेज दे रहा हूँ 30 घंटों का और टोटल मिला करके आपका 250 घंटे दे रहा हूँ। अब इसमें जो है आपका बिहार स्पेशल मैंने जोड़ दिया 30 घंटा और करंट अफेयर्स जोड़ दिया 30 घंटा, तो आपका मिला करके होता है 220, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपका 30 घंटा काफ़ी है। 6 महीने का आपको पढ़ना है फिलहाल, जून तक का फर्स्ट रीडिंग में आपको जून तक का कंप्लीट करना है। 6 घंटे आप डेली पढ़ते हैं तो 5 दिन आपको लग जाएंगे। 30 घंटे काफ़ी हैं। और बिहार स्पेशल में भी आपके 30 घंटे, 6 घंटे डेली पढ़ते हैं तो 5 दिन काफ़ी है, मोर देन एनफ है, ठीक है। आप कोई भी किताब बिहार स्पेशल के लिए आप जो है निश्चित तौर पर पढ़ सकते हैं। क्राउन बहुत अच्छी किताब है, इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद, क्राउन या फिर इम्तियाज़ अहमद दोनों में से कोई एक किताब पढ़ लीजिए, निश्चित तौर पर आप खत्म कर पाएंगे 5 दिन में, 30 घंटे में। मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और करेंट अफेयर्स मैंने जैसे बता दिया कि 6 महीने का फिलहाल आपको करना है। जून का 5-5 घंटे हर महीने को दीजिएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। और वार्षिकी जो है वो पतली सी आती है आज के डेट में, सारा आपका दिया हुआ रहता है, कहीं खोजने वोजने की जरूरत नहीं होती है। तो जून तक का या फिर जुलाई तक का वार्षिकी कोई भी ले लीजिए, मैं कहूँगा स्पीडी ले लीजिए या फिर अरिहंत ले लीजिए और पढ़ डालिए, ठीक है। और मैंने भी 5-6 वीडियो बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप देख करके कंप्लीट कर सकते हैं अपना करंट अफेयर्स। तो इस प्रकार से हमारे 100 दिन में 600 घंटे होते हैं। फर्स्ट रीडिंग हमने 250 घंटों में कंप्लीट कर ली है। अब फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है कि पढ़ते वक्त आपको टिक लगाते जाना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर जो आप भूल सकते हैं उन पर, ठीक है। और उसमें जो है आपका सेकेंड रीडिंग जब आप दीजिएगा तो जिसमें आपने टिक लगाया है केवल उसी को पढ़िएगा और सेकेंड रीडिंग में आपका टाइम जो है घट करके आसानी से 150 घंटे पर आ जाएगा। और थर्ड रीडिंग जब आप देंगे तो आपका टाइम घट करके 100 घंटे पर आ जाएगा। ये मेरा जाना पहचाना है और मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई भी अनुभवी जो अब पढ़ने वाले होंगे आप में, वो जानते होंगे कि ये टाइम घट जाता है सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग में, तो ज़्यादा मैंने नहीं घटाया है। और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो टोटल आप 500 घंटे में आप 3 रीडिंग कर सकते हैं। ये मैं तब मान के चल रहा हूँ जब आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, सिलेबस की आपको जानकारी है और आप बेसिक्स जो है थोड़ा बहुत जानते हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ। यदि बेसिक्स भी नहीं पता है, बिल्कुल जीरो है, तो आप अगले साल की तैयारी कीजिए। इस साल 100 दिन में आपका नहीं हो पाएगा, मैं झूठा वादा नहीं कर सकता बाकी लोगों की तरह, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 100 आवर्स जो हमारे बच गए, 600 में से 500 घटाइए, 100 आवर्स आपके बच गए। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको घटना चक्र लगाना है, ठीक है। घटना चक्र लगाना है, या फिर जिनके पास घटना चक्र नहीं है, जो घटना चक्र नहीं लगाना चाहते हैं, वो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं उस सब्जेक्ट का पूरा जा करके घटना चक्र या फिर लूसेंट से लगाइए, ठीक है, क्वेश्चंस लगाइए। तो आप घटना चक्र जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये तीनों का आप घटना चक्र लगा लीजिए, ठीक है। पॉलिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, पॉलिटी के लिए आपका परीक्षा वाणी बेस्ट है, ठीक है। घटना चक्र से ज़्यादा अच्छा है आपका परीक्षा वाणी, तो पॉलिटी के लिए वो लगा लीजिए। और इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए भी आप लगा सकते हैं, इन्वायरमेंट का भी यदि परीक्षा वाणी आपके पास है तो लगा सकते हैं। और साथ में ज्योग्राफी का भी यदि परीक्षा वाणी है तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी का घटना चक्र लगा लीजिए या परीक्षा वाणी लगा लीजिए। मैं कहूँगा परीक्षा वाणी लगा लीजिए, क्योंकि उसमें डिटेल में आपको दिया भी हुआ होता है, पहले आपका डिटेल दिया होता है, उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें
कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बीपीएससी के, वो भी आप जरूर किसी न किसी किताब से लगा लीजिए। केबीसी नैनो है, अरिहंत है, घटना चक्र का भी आता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी के स्पेशल है वो भी जरूर से जरूर लगा लीजिए किसी न किसी किताब से, ठीक है। तो ये 100 घंटे में आपको ये सब करना है। इसके अलावा कोई भी जो आपका करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ जाना है। जून तक का तो आप फर्स्ट रीडिंग में कर चुके हैं। नेक्स्ट रीडिंग में आप सेकेंड और थर्ड रीडिंग में भी आप करंट अफेयर्स पूरा का पूरा जहां तक है अपडेट कर चुके होंगे। और लास्ट टाइम में जो 100 घंटे में बता रहा हूं उसमें आप टोटल ओवरऑल रिवीजन 2-3 बार कर लीजिएगा करंट अफेयर्स का, निश्चित तौर पर हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए डेली 1 घंटा रखिए, जरूर से जरूर मैं ये कहूँगा डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए रखिए। और अभी से डेली का करंट अफेयर्स डेली करते हुए चलिए कम से कम 100 दिन तक, ठीक। चलिए अब आते हैं किताबों पर कि किताब क्या क्या पढ़ना है। तो ज़्यादा किताब मैंने नहीं दिया है। लूसेंट आपको पढ़ डालना है, सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी और साइंस भी, ठीक है। लूसेंट का सब्जेक्टिव किताब, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब और लूसेंट का साइंस का किताब, ठीक है। अगर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आप करते हैं तो घटना चक्र मत कीजिएगा, घटना चक्र करते हैं तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव मत कीजिएगा। अगर दोनों कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं और कितना ज़्यादा सदुपयोग कर पाते हैं। कुछ लोग 6 घंटे पढ़ेंगे, मैंने मिनिमम 6 घंटा लिया है। कुछ लोग 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ेंगे तो वो लोग ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आप स्पीडी का साइंस आता है रेलवे का, ठीक है। वो एकदम छोटा छोटा पॉइंट दिया होता है, बहुत सारा, छोटी सी किताब है, आप आराम से 5 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, साइंस के लिए वेल एंड गुड होगा। कम से कम बायोलॉजी का जरूर कर लीजिएगा, इतना मैं कहूँगा, ठीक है। इसके अलावा एस.के. पांडे या फिर स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बताया, एस.के. पांडे पढ़ लीजिए या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई एक पढ़िएगा, ठीक है। दोनों पढ़िएगा तो वेल एंड गुड है। दोनों यदि ऑप्शन है आपके पास पढ़ने का तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई एक जरूर पढ़ लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके अलावा महेश बर्नवाल की किताब जो है वो भी यदि आपके पास टाइम बचता है तो निश्चित तौर पर कर लीजिएगा। महेश बर्नवाल कर लेते हैं तो फिर वो परीक्षावाणी करने की जरूरत नहीं है, परीक्षावाणी कर लेते हैं तो महेश बर्नवाल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक कर लीजिएगा। और लूसेंट तो निश्चित तौर पर कीजिएगा, ठीक है। चलिए घटना चक्र यदि हम देखें तो घटना चक्र जो है उससे प्रैक्टिस आपको क्या क्या करना है ये मैंने बता दिया। परीक्षावाणी से आपका क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। और करंट अफेयर्स एनुअल पढ़ना है ये भी मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स में आप अरिहंत ले सकते हैं, स्पीडी ले सकते हैं, या फिर मासिक कोई भी किताब जो होती है वो भी पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं, उसका भी आपका आ ही जाएगा, जो 6 महीने का है जून तक का, वो आ जाएगा, जल्दी मार्केट में आ जाएगा। अभी जो मैंने अगस्त का लिया है उसमें लिखा हुआ है कि प्रेस में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका बिहार स्पेशल के लिए मैंने बता दिया है कि क्राउन ले लीजिए आप, या फिर आप ले सकते हैं इम्तियाज़ अहमद, दोनों में से कोई एक किताब पढ़ डालिए, ठीक है। और उसमें से अच्छे से ज्योग्राफी पढ़िएगा। इसके अलावा बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इसका नोट्स भी मैं दूंगा और वीडियो भी बना करके दूंगा, अभी नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं दे दूंगा, तो उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। या फिर मार्केट में कोई किताब आ जाती है जो कि स्पेशली उसके लिए हो, आती है, पिछले बार आई थी तो इस बार भी आएगी, तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। करेंट अफेयर्स आपका इकोनॉमिक्स आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ नहीं दिया है, तो इकोनॉमिक्स मैंने इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है आप लूसेंट से आप बेसिक्स पढ़ लीजिएगा और उसके बाद बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिएगा, तो इतना काफ़ी होगा। इसके अलावा आपको जनगणना बिहार का जरूर पढ़ लेना है, ठीक है, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अब इतना से तो आप पास हो जाएंगे। आपको 120 को प्रश्न का टारगेट लेकर के चलना है ताकि मिनिमम आपका 110 से 115 क्वेश्चन जरूर से जरूर बन जाए, सही बन जाए। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आपको अटेम्प्ट तो टोटल करना है, लेकिन आपका 110 से 120 के बीच में क्वेश्चन सही हो, इतना आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है निश्चित तौर पर, क्योंकि 108 कट ऑफ जा चुका है तो आपको 110 से ऊपर लाना ही लाना होगा। और उसके लिए टारगेट आपको 120 करना होगा, क्योंकि हर बार आप जानते हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो बदले जाते हैं और आपका लक जो है किस फेवर में होगा या अगेंस्ट में होगा आप नहीं जानते हैं। इसलिए 120 क्वेश्चन का टारगेट निश्चित तौर पर करके चलिए कि आपका सही होने वाला है।
अब देखते हैं कि फेल कैसे होंगे। अधिकतर लोग आपको बताते होंगे कि पास कैसे होना है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि फेल कैसे होंगे। तो फेल होना है यदि आपको, तो आप क्या कीजिए, एग्ज़ाम को हल्के में लीजिए। जी हाँ, एग्ज़ाम को हल्के में लीजिएगा तो निश्चित तौर पर फेल होइएगा, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र एग्ज़ाम है जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं और 5वें ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन होते हैं, तो टोटल 6 ऑप्शन होते हैं। ऐसा दुनिया का एकमात्र एग्ज़ाम है। ये भारत का एकमात्र पीसीएस एग्ज़ाम है जिसका पीटी जो होता है वो मेंस से ज्यादा टफ होता है। इसके अलावा भारत का पहला पीसीएस है, एकमात्र पीसीएस है जिसमें मात्र 10 गुना स्टूडेंट को लिया जाता है मेंस के लिए। बाकी सब में आप देखते हैं यूपीएससी तक में 15 गुना 20 गुना तक लिया जाता है, यहां पर मात्र 10 गुना लिया जाता है। तो ये जो है आपके लिए हल्का लीजिएगा तो आप भूल की कर रहे हैं। हल्का लेने की कई जो यूपीएससी के पीटी निकाल लेते हैं वो भी बीपीएससी के पीटी में चरमरा जाते हैं, और कई बार स्टूडेंट जो कि इंटरव्यू पिछली बार बीपीएससी का दिया होता है वो भी कंफर्म नहीं होता है कि अगली बार मेरा पीटी निकल जाएगा बीपीएससी का। ठीक है, तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अपनी तरफ से पूरा 100% 200% नहीं दीजिएगा तो नहीं निकलेगा एग्जाम, ये लिख करके चलिए। तो हल्के में एग्जाम को मत लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। कम से कम 100 दिन तो पढ़ना ही होगा ना यार, जिंदगी आपको बनानी है तो 100 दिन तो निश्चित तौर पर पढ़ना ही होगा। इसके अलावा आपका कोई उपाय नहीं है। बस इतना जान लीजिए, डू और डाई, करो या मरो, जैसा महात्मा गांधी ने कहा था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में, तो वही मैं कह रहा हूं, करो या मरो। ठीक है, तो बस डू और डाई समझ करके और बस एग्ज़ाम हल्के में नहीं लेना है और तैयारी शुरू कर देनी है। दूसरा क्या, तो आसान प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो समझिए कि आप गए। आसान प्रश्न यदि गलत करते हैं तो आप गए। कई बार मैंने किया है और मैं बाहर हुआ हूँ। ठीक है, यदि आप 2 या 3 क्वेश्चन आसान गलत करते हैं तो भी आप रहते हैं, रेस में रहते हैं। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, आसान प्रश्न, तो आप समझिए कि आप अगले वर्ष की तैयारी कीजिए, आप रेस में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आसान प्रश्नों को गलत नहीं करना है और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि घटना चक्र से या फिर लूसेंट से, ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करना है इसी के लिए, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ एग्ज़ाम देना है। जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, उनको ज़्यादा गौर से पढ़ करके तब ऑप्शन पर टिक लगाना है, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ओवर कॉन्फिडेंस में गलत लगा देते हैं, बिना पूरा ऑप्शन पढ़े हुए, बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े हुए। तो वो गलती नहीं करनी है, वरना आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया फेल्योर का कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है रिवीजन नहीं करना। यहाँ पर मैंने आपको 3 रीडिंग इसीलिए दी है क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। एक बार पढ़ करके आप सोचते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया और आप एग्जाम दे देंगे, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि 5 ऑप्शन नहीं 6 ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको 100% कन्फर्म होना होगा, तभी आप ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। कम से कम 90 से 95 क्वेश्चन में आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि यही आंसर होगा, समझे। और बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसमें किस्मत होगा तो आपका होगा, लेकिन कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 95 क्वेश्चन मिनिमम आपको एकदम श्योरिटी के साथ 100% श्योरिटी के साथ लगाना ही होगा, और उसके लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, नोट्स आपने नहीं बनाया है कोई बात नहीं, बहुत सारे नोट्स मैं दे चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोज मैं दे चुका हूँ, और ये सारी किताबें जो मैं बता रहा हूँ वो नोट्स फॉर्मेट में ही है, कोई आपका किताब के फॉर्मेट में नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम निकलेगा, इतना आप कर लीजिए, और घंटों को जो है आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, अपनी रणनीति खुद बना लीजिए। ठीक है, बस इतना ही मुझे आज के लिए कहना था। उम्मीद है आपको ये पूरी रणनीति पसंद आई होगी। कोई और भी डाउट है, कुछ भी और पूछना है तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि मैंने कुछ काम की बातें बताई हैं तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं, और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। साथ ही वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके और वो भी बीपीएससी में आप ही को सही कॉम्पिटिशन दे सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।